ये लोग ये भी कह रहे हैं कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल में भी आर्मी को ही रोल प्ले करेगी। मतलब आर्मी हर जगह पे क्यों आ रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। तो क्या वो कॉन्डम्स बना के कॉन्डम्स मैन्युफैक्चर करके बांटेंगे ये फौजी है। पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन सर ये इंडिया में न्यूज़ लोग भी आ रही थी। इंडिया में आप जाके देख सकते हैं कि एवरीबॉडी इज फोकस्ड ऑन हाउ टू इंप्रूव इंडिया, बट उसमें भी देयर इज फोकस हाउ टू इंप्रूव एजुकेशन, हाउ टू इंप्रूव दिस, वेदर दे डू इट और नॉट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट सोच है। मुझे प्रॉब्लम नहीं होती तो पाकिस्तानी हाई कमीशन के पेरोल्स के ऊपर जो चंद सहाफी हैं या लफाफी हैं, इंतहाई गलीज किस्म के जो लोग हैं, या वो गलीज लोग जो इस वक्त पाकिस्तान पे काबिज हैं, उनके जो पार्टनर्स इन क्राइम है, वो सामने आके नारे मारते हुए आपको नजर आते हैं। या अगर फॉर एग्जांपल आप जीडीपी पर कैपिटा देखिए कितना फर्क आ गया है। इंडिया आपसे पीछे था, इंडिया वाज $85-90 47 में, फिर पाकिस्तान 90-100 था। अब देखिए इंडिया 1000 से ज्यादा आगे हो गया है, 2700 हो गया है, पाकिस्तान 15। अगर आप लिटरेसी लेवल्स देखें, आप 2% बेहतर थे इंडिया से, और अब आप तकरीबन 10-20% पीछे हो गए। दीज आर वेरी बैड साइंस। और ये देखिए दिस कैन नॉट बी सॉल्व्ड। आप कितने भी मीडिएशन करा लें, अगर आसिम मुनीर को नोबेल प्राइज भी मिल जाता है ना हर साल आइंदा 5 साल तक, ये उसका मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसका इंडिया में तकरीबन 70 से 80% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे, पाकिस्तान में 60 to 70%। आपको 10% का एडवांटेज था। अब देखिए इंडिया में सिर्फ 2.6% एक्सट्रीम पॉवर्टी में है, और पाकिस्तान में 16.5%। ये उड़ती चीज है। ये बहुत आसानी से जो चीजें हासिल होती है ना, वो आसानी से चली भी जाती है। पुश किया, कामरान तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बट इन द एंड बोथ अग्रीड विद मी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज गवर्नेंस। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान ने एक अलग देश की नींव रखी थी। वादा किया गया था कि ये नया मुल्क खुशहाली, तरक्की और एक नई सोच का प्रतीक बनेगा। लेकिन आज 7-8 दशकों के बाद हकीकत क्या है? आज भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं यानी टॉप 5 इकोनॉमीज में मजबूती से खड़ा है। आज भारत स्पेस, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेन रिजर्व के मामले में दुनिया के दिग्गजों को टक्कर दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आज भी हाथ में भिक्षा का कटोरा लिए कभी IMF, कभी चीन तो कभी सऊदी अरब के दरवाजे पर खड़ा नजर आता है। लेकिन बात सिर्फ बेल आउट पैकेज और भीख मांगने तक सीमित नहीं है। आज पाकिस्तान में एक ऐसी हास्यास्पद और हैरान करने वाली स्थिति पैदा हो गई है जिसकी मिसाल दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में नहीं मिलती। क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश की सेना सीमाओं पर गोलियां चलाने और सुरक्षा करने की बजाय देश में साबुन, सीमेंट, कॉर्नफ्लेक्स, जूती, दूध, बिस्किट, जमीन के प्लॉट और यहाँ तक कि गर्भ निरोधक यानी कॉन्डोम बेचने और आबादी कंट्रोल करने का काम करने लगे? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रही हैं। पाकिस्तान की सेना, जिसे अपने मुल्क की रक्षा करनी चाहिए थी, वो अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट घरानी यानी सैन्य बिजनेस साम्राज्य यानी मिल बस में तब्दील हो चुकी है। हालिया रिपोर्टों और आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में आबादी नियंत्रण यानी पॉपुलेशन कंट्रोल से लेकर कॉन्डोम और वेलफेयर प्रोडक्ट्स बेचने तक के काम में पाकिस्तानी सेना और उससे जुड़े ट्रस्ट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में लगी हैं। सवाल ये उठता है कि भारत से अलग होकर पाकिस्तान ने आखिर क्या हासिल किया? भारत जहां चांद और मंगल पर पहुंच रहा है, सेमीकंडक्टर बना रहा है, वहां पाकिस्तान की सेना कॉन्डोम और सीमेंट बेचकर अरबों की कमाई कर रही है और आम जनता 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। टीम ने जाके ये आर्टिकल लिखा है, और इस आर्टिकल की बुनियाद के ऊपर ही मैं कोशिश करूंगा कि इस आर्टिकल में जो मौजू डिस्कस किया गया है उसका आपके सामने मैं इजहार भी करूं और जवाब भी दूं। फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल टू अनइलेक्टेड पावर, पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात के अंदर है वो पहुंचा किस तरह, ये बहुत अहम बात है के ऊपर न सिर्फ बात की जाए बल्कि इसको जाना जाए। अगर आपको वक्त मिले तो ये आर्टिकल जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आर्टिकल जो है ये पाकिस्तान का न सिर्फ हाल, न सिर्फ मुस्तकबिल, बल्कि माजी को भी बड़ा खुल के बयान करता है। और बहुत सी चीजें तो यस यू कैन सी के अरे हर चीज डिक्लाइन में नजर आ रही है आपको, या अगर आप किसी दूसरे मुल्क से कंपेयर कर रहे हैं तो इट लुक्स बैकवर्ड, बट देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर वेरी क्लियर कि और पाकिस्तान चीजें कुछ और हो रही हैं विद द राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। वो स्टेट को कैप्चर करके उसकी आइडियोलॉजिकल नेचर चेंज कर रहे हैं, बट द स्टेट एग्जिस्ट। सो द आर्मी, वी डोंट लुक एट द आर्मी की तरफ नहीं देखते कि अगर कुछ चीज जैसा कि एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एग्जाम फेलियर हो रहे हैं,
कोई फौजी अगर कहा मैं एग्जाम्स कंडक्ट करवाऊंगा इंडिया में, उसको हंस के भगा देंगे लोग। लाइक तू कहते क्या बकवास कर, यू जाओ बॉर्डर पे जाके तुम संभालो अरुणाचल प्रदेश को, या क्या कर रहे हो, दिस इज नॉट योर जॉब टू कंडक्ट एग्जाम्स। लेकिन अगर वो आसिम मुनीर करेंगे तो किसी को ताजुब नहीं होगा, राइट, कि वो एंट्रेंस एग्जाम्स भी कराएंगे मेडिकल स्कूल के। सो द स्टेट इज नॉट डेवलप्ड। जब तक आपका स्टेट डेवलप नहीं हुआ, आपकी फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं रहेगी, कंटिन्यूटी नहीं रहती। हर सरकार जो नहीं आती उसकी कुछ एजेंडा, उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी जो एजेंडा है कि भैया 10 साल का अगर आप प्लान बना रहे हो तो इट्स नॉट वेरी फार बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। बट क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है एज अपोज टू इंडिया, आपका पॉपुलेशन तकरीबन 8 गुना बढ़ गया, इंडिया का पॉपुलेशन सिर्फ 4 गुना बढ़ा। सो व्हाट इज हैपनिंग कि इंडिया इकोनॉमी एंड पाकिस्तान जरा पैरेलल जा रहे हैं पिछले 70 साल में, लेकिन आपका पॉपुलेशन बढ़ने से आपके हर चीज पे, सर्विसेज पे बर्डन पड़ गया। सो यू आर नॉट एबल टू कीप अप विद व्हाट इज रिक्वायर्ड। सिंपल चीजें, इलेक्ट्रिसिटी से लेके स्कूल से लेके कॉलेजेस, हेल्थ केयर वगैरह, और डे बाय डे जैसा जैसा ये पॉपुलेशन बढ़ते रहेगा आपके सारे इंडिकेटर्स और खराब होते जाएंगे। And so I think there are two things that Pakistan needs to do with high priority. एक पॉपुलेशन कंट्रोल, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 हेल्थ केयर। सर अब तो ये लोग ये भी कह रहे हैं कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल में भी आर्मी को ही रोल प्ले करेगी। मतलब आर्मी हर जगह पे क्यों आ रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। तो क्या वो कॉन्डम्स मैन्युफैक्चर करके बांटेंगे ये फौजी? पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन सर ये न्यूज भी आ रही थी और कहा जा रहा था कि बल्कि जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में फील्ड मार्शल भी बैठे थे और कहा जा रहा था कि अब ये पॉपुलेशन भी कंट्रोल करेंगे। तो मतलब क्या करेंगे ये, और इन्हें करने की जरूरत क्या है, ये अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, ये भी समझ में नहीं आता। देखिए इंसानी जो हुकूक होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं तलाक के बहुत खिलाफ हूँ। जो कपल्स पाकिस्तानी हाई कमीशन के पेरोल्स के ऊपर जो चंद सहाफ़ी हैं या लफाफी हैं, इंतहाई गलीज किस्म के जो लोग हैं, या वो गलीज लोग जो इस वक्त पाकिस्तान पे काबिज हैं, उनके जो पार्टनर्स इन क्राइम हैं, वो सामने आके नारे मारते हुए आपको नजर आते हैं, या सरकारी मशीनरी आपको एक्टिव नजर आती है, या पाकिस्तानियों के ऊपर से ढक्कन खोला गया है, कंटेनर हटाए गए हैं, बंदूकों के साए पाकिस्तान के अंदर वो हटाए गए हैं, डंडों की इस वक्त जो है वो झनकार नहीं है, जंजीरों की झनकार नहीं है, लोगों को आतिशबाजी और बत्तियां देखने के बहाने बाहर बुलाया गया है और उनको बताया जा रहा है कि जनाब आज पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। आज का प्रोग्राम मामूल का 14 अगस्त प्रोग्राम नहीं है जो ये लाइव स्ट्रीम में कर रहा हूँ। आज हम सिर्फ परचम नहीं लहराएंगे या तू भी पाकिस्तान है मैं भी पाकिस्तान है नहीं गाएंगे, कोई मिली नगमे ना ही मैं आपको सुनाऊंगा, और सिर्फ ये नहीं मैं कहूँगा कि पाकिस्तान हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिला जो हमेशा से हम कहते चले आए हैं। आज हम एक सवाल पूछने जा रहे हैं और शायद ये सवाल पाकिस्तान की आज की तारीख का सबसे अहम सवाल है। पाकिस्तान को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन पाकिस्तान पर इख्तियार आखिर मिला किसको? इंडिपेंडेंस मिल गई, क्या फ्रीडम मिला? क्या इख्तियार मिला? क्या अवाम को इख्तियार मिला? क्या पार्लियामेंट को इख्तियार मिला? क्या आईन को इख्तियार मिला? या उन इदारों को जो असल में पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बनाए गए थे, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया? ये अहम तरीन सवाल है। और मेरा आज का जो वीलॉग है वो लाइव स्ट्रीम है, ये लाइव स्ट्रीम मैं आपके साथ कर रहा हूँ, आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ, आपके साथ मैं क्वेश्चन आंसर सेशन भी लूंगा। रात काफ़ी गुजर चुकी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रा हिम्मत करके थोड़ा सा टाइम मुझे दें, क्योंकि एक फ़िक्री बातचीत मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, और न सिर्फ बातचीत बल्कि उसके साथ एक परेशिया न्यूज़ .co.uk, एक परेशिया न्यूज़ मीडिया के ऊपर एक बहुत अहम किस्म का आर्टिकल आज शाया हुआ है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। ये आर्टिकल है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, फ्रॉम डेमोक्रेटिक प्रॉमिस टू सिक्योरिटी स्टेट। बहुत इसमें नुमाया के ऊपर रिसर्च की गई है, एडिटोरियल, एंड दैट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज द फोकस इज सो मच ऑन इस्लाम, जियोपॉलिटिक्स, ये वो। आप देखिए इस्लाम के लिए लड़ना एक चीज है, इस्लाम को प्रैक्टिस करना और चीज है। आई थिंक दे शुड फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग इस्लाम। फॉर एग्जांपल करप्शन हराम है, झूठ बोलना हराम है, चोरी करना हराम है, अमानत में खयानत करना हराम है, माल गनीमत यानी सरकार के पैसे चुराना वो सबसे बड़ा यू नो। सो दे शुड फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग द गुड थिंग्स दैट द रिलीजन टीचर्स, ना कि उसके लिए लड़ रहे हैं वगैरह। सो व्हाट यू नीड इज ए कल्चरल रेवोल्यूशन, जैसा चाइना में हुआ था, एक तब्दीली आई और प्रायोरिटीज भी रीफोकस करें, वरना इट इज कंटिन्यूइंग टू एट सम पॉइंट फट बोल के
कुछ ना कुछ टूट जाएगा। आप वजन डाले जा रहे हो, किसी बोझ बढ़ रहा है ना स्टेट पर, और स्टेट इज नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ टू कैरी द बर्डन। वो तो सिंपल सी चीज है ना, किसी को भी समझ में आना चाहिए कि जिस रफ्तार से आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है इज नॉट गुड इनफ फॉर द पॉपुलेशन पे जरा भी कंट्रोल अगर आ गया आपका, 10 साल में आप देख लेंगे फर्क। बिल्कुल, लेकिन लास्ट में मैं इधर पूछना चाहूंगी सर के आई वाज सो डिसअपॉइंटेड विद नजम सेठी। मैंने मेरे 40 मिनट मैंने जाया कर दिया उनकी बकवास सुनकर। वो साजिशों में लगे हुए हैं, कौन क्या कर रहा है, इधर से ये कर रहा है, उधर से पीछे से ये बात है, ये नकवी साहब नहीं बोल रहे हैं, ये नकवी आसिम मुनीर के मुंह हैं, ये पीपीपी के खिलाफ है। अरे बॉस, व्हाई द सिस्टम कोलैप्सिंग, एक्सप्लेन करो। पढ़े लिखे हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। उनसे बेहतर और कौन समझा सकता है पाकिस्तान के रियल मसाइल, उनसे बेहतर कौन आर्टिकुलेट कर सकता है रियल सोल्यूशन। उस पर वक्त ही नहीं था। सो विच मीन्स दैट इवन द एलीट नीड्स टू चेंज देयर फोकस। जैसे इंडिया में आप जाके देख सकते हैं कि एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन हाउ टू इंप्रूव इंडिया, बट उसमें भी देयर इज फोकस हाउ टू इंप्रूव एजुकेशन, हाउ टू इंप्रूव दिस। वेदर दे डू इट और नॉट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट सोच है। मुझे प्रॉब्लम नहीं होती टीम ने जाके ये आर्टिकल लिखा है, और इस आर्टिकल की बुनियाद के ऊपर ही मैं कोशिश करूंगा इस आर्टिकल में जो मौजू डिस्कस किया गया है उसका आपके सामने मैं इजहार भी करूं और जवाब भी दूं। फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल टू अनइलेक्टेड पावर, पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात के अंदर है वो पहुंचा किस तरह, ये बहुत अहम बात है के ऊपर न सिर्फ बात की जाए बल्कि इसको जाना जाए। अगर आपको वक्त मिले तो ये आर्टिकल जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आर्टिकल जो है ये पाकिस्तान का न सिर्फ हाल, न सिर्फ मुस्तकबिल, बल्कि माजी को भी बड़ा खुल के बयान करता है, और बहुत सी चीजें आपको समझ आ जाएंगी कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, या कैसे आप इस हाल के अंदर पहुंचे जिस हाल में आप हैं। कराइशा न्यूज की एडिटोरियल टीम ने 14 अगस्त के लिए ये डिटेल्ड स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, फ्रॉम डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू सिक्योरिटी स्टेट। और आज की लाइव स्ट्रीम में मैं इस रिपोर्ट का ये बुनियादी सवालात आपके सामने रखना चाहता हूं। ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को पहले वाजे कर लीजिए। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हक में प्रोग्राम है, क्योंकि वतन से मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी तारीख के जो अनकंफर्टेबल पहलू हैं और सवालात हैं उनसे आंखें फेर लें या आंखें बंद कर लें। असल हुब्बुल वतनी या असल पेट्रियोटिज्म ये है कि आप अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करें कि उसकी गलतियों को दोहराने के लिए जो लोग बार बार दोहराना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, आप उनको ना दोहराने दें, आप उनको रोकें। ये असल हुब्बुल वतनी है। सबसे पहला सवाल जो है वो क्या है? सबसे पहला सवाल है, पाकिस्तान बना किस लिए था? अजीजान मन, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, ये तो हमें पता है। खून खराबा हुआ था, पता है हमें। रेफ्यूजीज दोनों तरफ आए थे, ये भी हमें पता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स हो गया था, ये भी हमें पता है। पाकिस्तान का कौमी खजाना बहुत कमजोर था, यह भी हमें पता है। कश्मीर में जंग शुरू हो गई थी, बिल्कुल नया मुल्क था, नए इदारे थे, हर तरफ जो है वो अफरा तफरी का आलम था। शहाबनामा अगर आप पढ़ें तो आपको बहुत क्लियर हो गए मामला। अगर नहीं पढ़ा तो मैं रेकमेंड करूंगा यंगस्टर्स को कि वो इसको जरूर पढ़ें। लेकिन एक बात वाजे थी उस वक्त, पाकिस्तान एक आईनी जद्दोजहद के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल स्ट्रगल के नतीजे में बना था। पाकिस्तान किसी फौजी इनकलाब के जरिए, मिलिट्री रेवोल्यूशन के जरिए वजूद में नहीं आया था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जनरल नहीं थे, वो बैरक से नहीं आए थे। उनका जो है वो हथियार आईन था, कानून था, उनका तरीका सियासत था, बदमाशी नहीं था। उनकी ताकत लीगल आर्गुमेंट, कानूनी आर्गुमेंट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स थी। और यह भी याद रखिए, जिन्ना ने आर्म्ड फोर्सेस को खुद ये याद दहानी कराई थी, रिमाइंड कराया था कि आप रियासत के मुलाजिम हैं, यानी फौज पाकिस्तान की हिफाजत करेगी, पाकिस्तान पर हुकूमत नहीं करेगी। कितनी सिंपल सी बात है। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद सबसे मुश्किल बात इसी सिंपल प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करना साबित हुई पिछले 78 सालों में। फौज स्टेट का इंस्टीट्यूशन थी, स्टेट फौज का इंस्टीट्यूशन नहीं थी कभी भी। आप जहन के अंदर रखिए। फिर मसला कहां से शुरू हुआ, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो उसको सिर्फ जनरल्स ने, फौज ने डैमेज नहीं किया। ये रिसर्च बेस्ड एनालिसिस है।
अंग्रेजी में अगर आप नहीं पढ़ सकते तो गूगल से ट्रांसलेट कर लीजिएगा parasianews.co.uk के ऊपर। ये अवेलेबल है आर्टिकल, उनका फीचर है, एडिटोरियल रिसर्च है उनकी। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को सिर्फ जर्नल्स ने डैमेज नहीं किया। अगर हम सच बोलना चाहते हैं तो पूरा सच बोलना होगा। शुरू के सालों में सिविलियन जो सियासतदान थे उनके मुसलसल जो है नाकामियां थी, फेलियर्स था। गवर्नर जनरल्स जो थे उन्होंने अपनी पावर्स को मिसयूज किया। जो ब्यूरोक्रेसी थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई। जो ये 80 साल से 79 इयर्स में आप लोगों ने क्या अचीव किया कि हमने न्यूक्लियर पावर बन गए, वी आर नाउ ए न्यूक्लियर पावर। तो एक्चुअली कामरा ने वो नहीं कहा, कामरा ने कहा कि ये एक हमारा अचीवमेंट ये कि सर्वाइव कर रहे हैं कि अभी तक। सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द हेडविंड, सारे परेशानियां मुश्किलात के बावजूद सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसा है कि भाई आप इंटरनेशनल स्फीयर में हीरो बट डोमेस्टिक स्फीयर में जीरो हैं। तो शायद उनको वो बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि आखिर में कहा कि भाई आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी बड़े हो गए, वी आर ऑल ग्रोन अप, वी आर नाउ मैच्योर कि हम अब इंटरनेशनल। तो ये जो डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है पाकिस्तान का कि वो मीडिएट कर रहा है ईरान को लेकर, और देखिए दिस इज, ये उड़ती उड़ती चीज़ है। ये बहुत आसानी से जो चीज़ें हासिल होती है ना वो आसानी से चली भी जाती है कि ये दीज आर ऑल डोनाल्ड ट्रंप की इनायतें हैं। देयर इज नथिंग, इसे पाकिस्तान का कुछ अचीवमेंट नहीं है कि ठीक है वी फॉर वॉट एवर रीजंस हमने पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ता बेहतर कर लिया। सो यस ओके यू, अगर फॉर एग्जांपल आप जीडीपी पर कैपिटा देखिए कितना फर्क आ गया है। इंडिया आपसे पीछे था, इंडिया वाज $85-90 47 में, फिर पाकिस्तान 90-100 था। अब देखिए इंडिया 1000 से ज़्यादा आगे हो गया है, 2700 हो गया है, पाकिस्तान 15। अगर आप लिटरेसी लेवल्स देखें, आप 2% बेहतर थे इंडिया से, और अब आप तकरीबन 10-20% पीछे हो गए। दीज आर वेरी बैड साइंस। और ये देखिए दिस कैन नॉट बी सॉल्व्ड। आप कितने भी मीडिएशन करा लें, अगर आसिम मुनीर को नोबेल प्राइज भी मिल जाता है ना हर साल आइंदा 5 साल तक, ये उसका मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व। ये स्ट्रक्चरल पॉपुलेशन दैट इज वन बिग थिंग। इंडिया का पॉपुलेशन कुछ 4-5 गुना बढ़ा, 345 से 145, उसको कह सकते हैं आप रफली बिटवीन 4 to 5 टाइम्स हुआ है। आपका 33 से 250 हो गया। मैंने बांग्लादेश को डिडक्ट कर दिया इसमें, देयर इज नथिंग अबाउट बांग्लादेश। तो और ट्रेड में देखिए कितना पीछे, और एक्सट्रीम पॉवर्टी वाला डेटा देख लीजिए, दैट इज इंडिया में तकरीबन 70 से 80% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे, पाकिस्तान में 60 to 70%, आपको 10% का एडवांटेज था। अब देखिए इंडिया में सिर्फ 2.6% एक्सट्रीम पॉवर्टी में है और पाकिस्तान में 16.5%। और ये कंट्रोल में नहीं आने वाला है। पता है आपको, इस वक्त अमेरिका का पॉपुलेशन 340 मिलियन है। यू आर गोइंग टू ओवरटेक अस, यू आर गोइंग टू ओवरटेक इंडोनेशिया। 2050 में आपके पास डबल हो जाएगा आपका पॉपुलेशन, 500 मिलियन। सोचिए आप कहाँ खिलाएंगे इनको, क्या करेंगे। इट्स लाइक अगर मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं सो ही नहीं सकता। कामरान मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बट इन द एंड बोथ अग्रीड विथ मी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज गवर्नेंस। दोस्तों अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी भारत और पाकिस्तान के इस 78 साल के सफर के तुलनात्मक विश्लेषण यानी कंपैरेटिव एनालिसिस की। जब 1947 में विभाजन हुआ तो दोनों देशों को लगभग एक जैसा ढांचा मिला था, लेकिन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। भारत ने लोकतंत्र, शिक्षा, विज्ञान, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सेक्युलर संविधान को चुना, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने कट्टरपंथ, भारत विरोध यानी एंटी इंडिया रेटरिक और सैन्य तानाशाही का रास्ता चुना। आज परिणाम हम सबके सामने है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, आज भारत की कहानी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। आर्थिक मजबूती, भारत आज $3.7 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है और तेजी से तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $600 अरब के पार है, जो देश को किसी भी वैश्विक आर्थिक झटके से सुरक्षित रखता है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्रांति, भारत का यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आज पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन नेटवर्क है। वैश्विक साख, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान से लेकर अरब देश तक आज भारत को एक जिम्मेदार, मजबूत और भरोसेमंद साझेदार मानते हैं। भारत में दुनिया की दिग्गज कंपनियां एप्पल, गूगल, टेस्ला, सैमसंग अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। पाकिस्तान, भिक्षा का कटोरा और कर्ज का जाल। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात देखिए। आर्थिक कंगाली,
पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अक्सर 4 से 8 अरब डॉलर के बीच झूलता रहता है, यानी इतने पैसे भी नहीं होते कि 2-3 हफ्ते का आयात किया जा सके। आईएमएफ का गुलाम। पाकिस्तान पिछले कुछ दशकों में 20 से ज्यादा बार आईएमएफ के पास हाथ फैला चुका है। हर कुछ महीनों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कटोरा लेकर चीन। आबादी का विस्फोट और जिहादी सोच। पाकिस्तान की आबादी इस समय लगभग 24 से 25 करोड़ के पार पहुंच चुकी है और इसकी विकास दर दक्षिण एशिया में सबसे तेज है। संसाधनों की भारी कमी है, पीने का साफ पानी नहीं है, बिजली का संकट है। फिर भी पाकिस्तान की आम जनता को धर्म और कट्टरपंथ के नाम पर यह सिखाया गया कि बच्चे तो अल्लाह की देन है। नतीजा ये हुआ कि देश में भूखमरी फैल गई और जब स्थिति पानी से ऊपर गुजर गई तो अब पाकिस्तानी सेना और उनकी कठपुतली सरकारें विदेशी फंडिंग और यूएन से मिलने वाली इमदाद पर नजर गड़ाए बैठी हैं। सेना के मेडिकल विंग्स और ट्रस्ट आबादी कंट्रोल करने के अभियानों के नाम पर विदेशी मदद समेट रहे हैं। सोचिए, जो फौज दुनिया की सबसे आधुनिक राइफलें और मिसाइलें खरीदने के दावे करती थी, आज उसकी जनरल देश के भीतर आबादी रोकने के लिए परिवार नियोजन के पैकेट बंटवाने और हेल्थ प्रोजेक्ट से मुनाफा कमाने में मशगूल हैं। क्या इसीलिए 1947 में भारत के टुकड़े किए गए थे? क्या जिन्ना ने यही सपना देखा था कि एक दिन पाकिस्तान की फौज बॉर्डर छोड़कर राशन, सीमेंट और फैमिली प्लानिंग का सामान बेचेगी? दोस्तों, अंत में बात वही आती है। भारत से अलग होकर पाकिस्तान ने सिर्फ तबाही, आतंक, कंगाली और बेइज्जती ही हासिल की है। जिस देश की सेना का ध्यान देश की रक्षा करने के बजाय ये हिसाब लगाने में लगा हो कि इस महीने कितने प्लॉट बिके, सीमेंट की कितनी थैलियां बिकी और वेलफेयर के नाम पर कितना विदेशी फंड आया, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। भारत जहां आज आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 का सपना सच कर रहा है, वहीं पाकिस्तान आज भी सिर्फ इस बात पर टिका है कि कोई सऊदी शहजादा या चीन का बैंक उसे 1-2 अरब डॉलर का कर्ज दे दे ताकि उनका मुल्क डिफॉल्ट होने से बच सके। भिक्षा का ये कटोरा पाकिस्तान के हाथों से तब तक नहीं छूटेगा जब तक वहां की सेना बैरकों में वापस नहीं लौटती और पाकिस्तान अपनी भारत विरोधी और कट्टरपंथी एजेंडे को छोड़कर विकास के रास्ते पर नहीं चलता। लेकिन क्या पाकिस्तान की सेना ऐसा होने देगी? कभी नहीं, क्योंकि अगर शांति हो गई तो सेना का ये अरबों डॉलर का बिजनेस साम्राज्य रातों रात ठप हो जाएगा।